टुडे वी स्टडी द टॉपिक फाइब्रस प्रोटीन्स। हम प्रोटीन्स का चैप्टर पढ़े थे जिसके अंडर हमने सबसे पहले पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को, फिर हम पढ़ रहे हैं फाइब्रस उसकी मतलब प्रोटीन्स की हमने क्लासिफिकेशन में फाइब्रस प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स को पढ़ेंगे। जो फाइब्रस होती हैं दरअसल वो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं, और जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन्स में हमारे पास जो मेन प्रोटीन्स आती हैं वो कोलेजन और इलास्टिन होती हैं, और ये प्रोटीन्स जो होती हैं दरअसल हमारे पास ECM यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाई जाती हैं, और ये हमारे पास बॉडी में स्ट्रक्चरल फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो हमारे पास जो होती है रोप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती है। मतलब जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, ये रोप लाइक स्ट्रक्चर में यानी रस्सी नुमा स्ट्रक्चर में अरेंज हो गई हैं। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स में जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज होती हैं, आपस में इस तरह से बाउंड अराउंड हो जाती है कि वो स्फेरिकल फॉर्म अचीव कर लेती हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन्स एक और डिफरेंस है कि फाइब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है फंक्शनल प्रोटीन जिनमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आते हैं, और फाइब्रस प्रोटीन्स में कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन वगैरह आते हैं। अब हमने पढ़ना है कि कोलेजन इलास्टिन जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, स्किन में, कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड वेसल वॉल्स में, स्क्लेरा एंड कॉर्निया ऑफ द आई में पाया जाता है, ये होगी बात। और फाइब्रस प्रोटीन में जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास दरअसल इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कंबाइन होकर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास जो होते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस की वजह से ग्लोबुलर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनता है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन में जो हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की फॉर्म में ही स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कोलेजन के बारे में, विच इज़ द मेन टॉपिक। कोलेजन दरअसल हमारे पास बॉडी में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है ना। कोलेजन जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका स्ट्रक्चर है वो इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले वही अल्फा चेन्स होंगी यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी जो आपस में बाउंड अराउंड होगी एक रोप लाइक स्ट्रक्चर, रोप लाइक ट्रिपल हेलिक्स बनाएगी, बिल्कुल इस तरह से ये रोप लाइक ट्रिपल हेलिक्स बन रहा है, और हमारे पास क्या होंगी अल्फा चेन्स होंगी, ठीक है। मुख्तलिफ टिश्यूज़ में ना कोलेजन के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं जिसमें कोलेजन जो है एक जेल के तौर पे फंक्शन परफॉर्म करता है और स्ट्रक्चर में सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिसमें कोलेजन पैरेलल फाइबर्स के तौर पे अरेंज होता है, इस तरह से पैरेलल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे टेंडन्स हो गया। लेकिन कॉर्निया इसी तरह से कॉर्नियोफाई में देखेंगे तो कोलेजन जो है वो स्टैक्ड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है ताकि जो लाइट है वो कम से कम स्कैटर हो, कम से कम बिखरे हो। कोलेजन हमारे पास बोन में अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसे फाइबर्स होते हैं जो एक दूसरे के लिहाज से देखा जाए तो एक एंगल पे पड़े होते हैं ताकि हम मैकेनिकल शेयर को रेजिस्ट कर सकें किसी भी डायरेक्शन में। तो ये कोलेजन के थोड़े से फंक्शंस बताए मैंने अभी बताया। कोलेजन के अंदर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिन्हें अल्फा चेन्स कहते हैं, जो आपस में बाउंड अराउंड होकर एक ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर बना रही होती है। इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब कोलेजन की टाइप्स वही 25 डिफरेंट कोलेजन टाइप्स होती हैं। इसी तरह से ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं जिनकी कोलेजन लाइक डोमेन्स होती हैं, मतलब वो प्रॉपर कोलेजन नहीं कहते लेकिन उन्हें कोलेजन लाइक डोमेन्स रखती हैं। अब जो पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन्स होती हैं ना वो आपस में हमारे पास इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से हेल्ड टुगेदर होती है। अगर हम इन अल्फा चेन्स के अमाइनो सीक्वेंस में थोड़ी सी भी वेरिएशन कर देंगे, लेकिन अमाइनो एसिड्स का नंबर वही है, लेकिन हमने सिर्फ सीक्वेंस में वेरिएशन किया, मतलब पहले ये लिख दिया फिर बाद में वो लिख दिया, इसमें थोड़ी सी तब्दीली की कोलेजन की मुख्तलिफ तब्दीली करते हैं तो कोलेजन की मुख्तलिफ टाइप्स अराइज होती हैं, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वही रहने चाहिए, ठीक है। अगर 1000 है तो 1000 रहने चाहिए, नहीं साइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन सेम रहना चाहिए। लेकिन अगर हम सीक्वेंस में करेंगे तो हमारे पास कोलेजन की मुख्तलिफ टाइप्स आएंगी, कोलेजन टाइप 1, टाइप 2 वगैरह। तो ये हमारे पास कोलेजन की मुख्तलिफ, जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ, ये देखें कोलेजन टाइप 1 है ना, इसमें हमारे पास 2 अल्फा 1 चेन्स होती हैं, 1 अल्फा 2 चेन होती है। कोलेजन टाइप 2 है, इसमें 3 अल्फा 1 चेन्स होती हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में बस सोर्स हमने ये अल्फा 3 चेन्स हमेशा 3 ही होंगे, इनके नाम डिफरेंट होंगे। अब हमने कोलेजन की ना मतलब कोलेजन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए, फिब्रिल फॉर्मिंग, नेटवर्क फॉर्मिंग एंड फिब्रिल एसोसिएटेड। फिब्रिल फॉर्मिंग का मतलब ये कोलेजन जो है ये फाइबर्स बनाते हैं, और ये नेटवर्क फॉर्मिंग ये कोलेजन आपस में इंटरकनेक्ट मतलब मैश होकर एक नेटवर्क बनाते हैं। और ये फिब्रिल एसोसिएटेड यानी ये फाइबर जो है ये जो जो फाइबर्स बनाते हैं उन फाइबर्स को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फिब्रिल फॉर्मिंग में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, टाइप्स 1, 2, 3 आएंगे, ठीक है। इनका रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम इनको वैसे देखें जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया, अगर वैसे हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि स्टैगर्ड पैकिंग हुई हुई है इंडिविजुअल कोलेजन मॉलिक्यूल्स की, रेगुलर स्टैगर्ड पैकिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैरेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न्स दिखेंगे। ये हमने देखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, हमें कैरेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न्स दिखेंगे। फिर वो कहते हैं कि टाइप 1 कोलेजन कहाँ पाए जाते हैं। इसके लिए आप थ्योरी करने के अलावा आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि टाइप 1 कहाँ पाया जाता है, किस टिश्यू में। टाइप 2 मेजर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स में टाइप 2 ज़्यादातर पाया जाता है। टाइप 3 ब्लड वेसल स्किन में पाए जाते हैं। ये हमारे पास है फिब्रिल फॉर्मिंग। फिब्रिल फॉर्मिंग में कोलेजन टाइप 1 आ रहा है, 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है।
उसके बाद नेटवर्क फॉर्मिंग है। नेटवर्क फॉर्मिंग में टाइप 4 एंड 8 आ रहा है। इसमें नेटवर्क का मतलब वही कि मतलब फाइबर्स की बजाय ये हमारे पास एक मैश वर्क बनाते हैं आपस में इंटरकनेक्ट हो गए। इसमें टाइप 4 आते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, दरअसल हमारे पास मिसाल के तौर पर ये सेल्स है ना, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। एपिथेलियल सेल्स वगैरह कोई भी सेल हो सकते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन दरअसल हमारे पास एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक तो सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स को मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये एक हमारे पास सेमी परमेबल फिल्ट्रेशन के तौर पर काम करती है, यानी यहाँ से मटेरियल्स आ जा सकते हैं, सेल के अंदर जाएंगे, सेल से बाहर आएंगे, सेल के अंदर जाएंगे, सेल से बाहर आएंगे। तो ये भी हमारे पास यहाँ से काम करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। सेमी परमेबल फिल्ट्रेशन बैरियर का भी काम है। फिब्रिल एसोसिएटेड, मैंने वही कहा कि फाइबर्स को एक दूसरे से जोड़ना, जो फाइबर्स फिब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन्स बनाते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम फिब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन्स करते हैं। उसके बाद जो मेन हमारे पास टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेजन है। ठीक है, अब हमने पढ़ना है अमीनो एसिड सीक्वेंस जो कि कोलेजन के अंदर मौजूद होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से स्टेबलाइज होता है। अब जाहिर सी बात है पॉलीपेप्टाइड चेन्स आप हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनी होंगी, और वो कहते हैं कि कोलेजन में ज़्यादातर अमीनो एसिड्स प्रोलीन ग्लाइसिन ही होती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रिपल स्टैंडर्ड हेलिक्स की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोलीन, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोलीन है वो कभी भी अल्फा हेलिक्स में शामिल नहीं हो सकता। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में प्रोलीन नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि प्रोलीन जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर में एक किंक प्रोड्यूस कर देती है, और इसका जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है वो हमारे पास राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के साथ कंपैटिबल नहीं होता, जिसकी वजह से जो प्रोलीन है वो हमारे पास अल्फा हेलिक्स नहीं बनाएगी। लेकिन अल्फा हेलिकल फॉर्मेशन में प्रोलीन का बहुत अहम किरदार है। इस वजह से अल्फा चेन में जब हेलिकल फॉर्मेशन करवानी होती है तो प्रोलीन जो है वो फैसिलिटेट करती है। ठीक है, ये वो यही बात है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोलीन है तो अल्फा हेलिक्स नहीं बन सकती। ग्लाइसिन भी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लाइ वाई एक्स वाई वगैरह। ग्लाइ का मतलब ग्लाइसिन एक्स प्रोलीन भी हो सकता है, वाई ऑफन हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है। तो ये हम इस तरह से लिख देते हैं कि ग्लाइसिन प्रोलीन हाइड्रोक्सी प्रोलीन। उसके बाद हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सीलाइसिन का क्या मतलब है? कहते हैं कि कोलेजन में हमारे पास जो कोलेजन के अंदर नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सीलाइसिन भी पाए जाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि मतलब ज़्यादातर प्रोटीन्स में मतलब ये नहीं पाए जाते, और ये हमारे पास कैसे बनते हैं हाइड्रोक्सी प्रोलीन और लाइसिन। ये हमारे पास अगर हम हाइड्रोक्सिलेशन कर देंगे प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज़ की, मतलब यहाँ पे हमने प्रोलीन और लाइसिन रेजिड्यूज़ थे ना, यहाँ पे प्रोलीन अमीनो एसिड था और लाइसिन था, अगर उनमें हाइड्रोक्सिलेशन कर देंगे तो, लेकिन हाइड्रोक्सिलेशन जो इनकी होती है ना वो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स में इनकॉर्पोरेशन के बाद होती है। मतलब ये मिसाल के तौर ये प्रोटीन की चेन है, ये अमीनो एसिड अंदर एम्बेडेड हो गए हैं। ठीक है ना, अमीनो एसिड एम्बेडेड हो गए, प्रोलीन है, ये लाइसिन है मिसाल के तौर पे। ठीक है, अमीनो एसिड एम्बेडेड हो, तो हम इसको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, यानी प्रोटीन में एम्बेडेड होने के बाद अमीनो एसिड्स के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप हमने ऐड कर दिया तो हम इसे कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, यानी अमीनो एसिड्स पे हमने OH ग्रुप ऐड कर देंगे तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं, यानी ट्रांसलेशन होने के बाद अमीनो एसिड्स की हमने मॉडिफिकेशन की, उनमें उनकी हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया। अब ग्लाइकोसाइलेशन यही है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसमें हम उनको एंजाइम की मदद से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ग्लाइकोसाइलेट भी, ग्लाइकोसाइड का मतलब उनमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को ऐड कर देना है। ठीक है, लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हमेशा हमने ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन से पहले ऐड करना है, ताकि इन तमाम प्रोसेसेस को हम क्यों कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लाइकोसाइलेशन क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है हमारे प्रोटीन जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने में आसानी हो, हमारी जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो आसानी से बन जाए। ये तमाम इसलिए किए जा रहे हैं। अब बायोसिंथेसिस पढ़ेंगे। कोलेजन की ना सिंथेसिस पढ़ने से पहले आपको बताना चाहिए कि कोलेजन की सिंथेसिस दो जगह हो रही होती है, एक आउट ऑफ द सेल और इनटू द सेल, जो कि हम अगली वीडियो में डिटेल से बायोसिंथेसिस को